हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। गाइस शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के बारे में हम बात कर रहे थे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और इसको 4 to 5 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं इसके ऊपर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए इसमें मेनली है क्या कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक काम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी, जो नॉलेज होगी। उसके बाद संचार मतलब उसका फैलाना, ठीक है, उसका प्रसारण करना। और प्रौद्योगिकी मतलब उसका यूज करना जो हमारे ह्यूमन के लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, कैसे एप्लीकेशन उसका ले पाते हैं, उस टाइप से। तो ये होता है सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसी को बोलते हैं हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका यूज कहाँ पर है, तो बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट, मतलब कहीं पर भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत हो, सिग्नल्स को बनाने की जरूरत हो, कुछ प्रेजेंट करने की जरूरत हो, एक्सचेंज करने की जरूरत हो, कहीं पर भी कंप्यूटर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सभी में हम इनका यूज करते हैं। वीडियो कॉल करना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, ईमेल करना हो, ब्लॉगिंग करना हो, सब कुछ। इसके अलावा अगर हम फील्ड्स के बारे में देखें तो एजुकेशन, बैंकिंग, इंडस्ट्री, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स और आपका गवर्नमेंट एंड एंटरटेनमेंट, सभी जगह इसका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होता है। अच्छा, तो क्या इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव है? नहीं भैया, अगर इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है ना तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं यार, पॉजिटिव ऐसे ही बहुत कुछ कम है। तो देख लेते हैं पॉजिटिव क्या है। तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हैं चीजें, बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल हो गई हैं, बहुत कम लागत है और संचार तेजी से हो जाता है। बेहतर डेटा स्टोरेज है, ज्यादा डेटा स्टोर कर पाते हैं हम, फाइल अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और मतलब अंतहीन दुनिया है, मतलब सीमाहीन, लिमिटलेस। आप जितना चाहें स्टोर कर लें, जितना चाहे यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में देखो तो देखो, कंप्यूटर पे बैठ बैठ के आपके बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा इनकी जो रेज है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। उसके बाद इनका जो कार्यान्वयन खर्च है, मतलब इनको संभालने में, मेंटेनेंस में इनका खर्चा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जॉब्स इससे गई हैं। ठीक है, उसके अलावा साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पैसे का हेर फेर, गोपनीयता, प्राइवेसी की बड़ी दिक्कत है। आपका डेटा ना, आपका आधार कार्ड, ये वो बहुत सारे लोगों के पास है आज के टाइम पे, वो बहुत सारी कंपनीज के पास। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें कि आईसीटी से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है क्या हमारे पास, कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं। बिल्कुल है भैया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रगत संगणन विकास केंद्र। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे रेज होता है, पूछा जाता है कि भैया प्रगत संगणन विकास केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो ये पूछा जाता है नवंबर 1988 में। कहां पर है ये भी पूछा जाता है, तो पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसका हाई लेवल कंप्यूटिंग बेसिकली इसका काम है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ये भी 20 फरवरी 1997 को बना था, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो वही मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो दूरसंचार मंत्रालय है वो इसका मंत्रालय होगा। उसके अलावा अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है, मतलब रेगुलेटर है, मतलब देखता रहता है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका टेलीफोन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ना, वो इसी के अंडर में। उसके अलावा इनका एक अधिनियम भी है, भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम 1997। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में पारित किया गया था। तो आप बोलेंगे 1997 में। ठीक है, और एक मुख्यालय भी बनाया गया था इसका, सॉरी एक प्राधिकरण भी बनाया गया था, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 20 Feb 1997, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आता है वीएसएनएल। वीएसएनएल मींस विश्व संचार निगम लिमिटेड, 1 अप्रैल 1986 को बना था। इसका फिर हमने नाम बदल दिया है और इसका नाम हो गया है टाटा कम्युनिकेशंस। कब हो गया था इसका नाम, तो 2008 में हमने इसका नाम चेंज कर दिया था, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में पहले हुआ करता था, बट फिर बीएसएनएल को टाटा ने खरीद लिया। उसके बाद आता है एमटीएनएल, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये भी सेम बीएसएनएल के टाइम पर ही बनी थी, 1 अप्रैल 1986। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। ये भारत, नेपाल और मॉरिशस में काम करती है। और बेसिकली बीएसएनएल भारत सरकार की टेलीकम्युनिकेशन सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो जो आपकी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है ना, ये भी उसी में से एक कंपनी मानी जाती है। उसके अलावा देखिए हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो 1948 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और दूरसंचार उपकरण के केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले निर्माता है। मतलब ये जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये कंपनी काम करती है और ये फोन्स बनाने का काम करती है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। अगेन भारत संचार निगम लिमिटेड, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं BSNL, तो ये 1 अक्टूबर 2000 को बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा, संचार मंत्रालय के अधीन आता है। BSNL ब्रॉडबैंड अपनी सेवाओं को बहुत ज्यादा फैला रहा है। 14 जनवरी 2005 को डेटा वन के रूप में इसने लॉन्च किया था, और इसके पहले पूर्व में ये सेल वन बनाता था, आपके लैंडलाइन फोन में भी काम करता था। तो काफी सारा काम है, काफी बड़ा काम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें प्रसार भारती बेसिकली ये न्यू दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो 1957 में बना, फिर उसके बाद 1959 में दूरदर्शन आया इसी के अंडर में। 23 नवंबर 1997 को हमने इसको बनाया, ठीक है। कब बनाया? 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती को, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, ओके। आगे नई दिल्ली में, ठीक। डायरेक्ट टू होम टेलीविजन इन इंडिया, दैट इज D2H। आपने देखा होगा, बहुत आता है इसका ऐड, बहुत आता था पहले, है ना, DTH। तो सीधे मतलब डायरेक्ट टू होम, आप ऐसे जो छतरी लगवाने वाले काम ना, छत्ते लगते हैं वो, ठीक है। तो सीधे प्रसारण वाले उपग्रहों से आपके जो संकेत हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो सीधे आपके टेलीविजन तक आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो टीवी है वो बहुत ज्यादा क्लियर आती है, एकदम डिजिटल दिखती है, एकदम एकदम मतलब HD टाइप्स, ठीक है। तो भारत सरकार ने नवंबर 2000 में उपग्रह टेलीविजन संकेतों के वितरण की अनुमति दे दी। देश में पहली DTH सेवा 2 अक्टूबर 2003 को डिश टीवी द्वारा शुरू की गई थी। फिर उसके बाद DD फ्री डिश, भारत में पहली मुफ्त DTH सेवा आई, और सार्वजनिक प्रसार भारती द्वारा दिसंबर 2004 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, दैट इज IBF, 1999 में बना था। और भारत में हमारे पास जितने भी जो डिस्क डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये टाटा इसका, ये इसका, वो इसका है, ठीक है, डिश टीवी, एयरटेल, वो सब। तो भारत में टेलीविजन प्रसारक को जितने भी हैं, उनके लिए एक निकाय का काम करता है, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसके अलावा ये कहां से आया है? तो ये आपका ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BCCC 2011 का एक अंग है, एंड ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC का गठन 2014 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, 1999 में बना है। जितने भी टेलीविजन के प्रसारक हैं उन सभी पर एक नियंत्रण रखता है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BCCC 2011 में इसका एक अंग बना। नेक्स्ट BARC जो है आपका, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, वो भी 2014 में आया इसी के अंग के रूप में। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण, मतलब इससे रिलेटेड कुछ जैसे जियो और एयरटेल में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, है ना, जब 4G लॉन्च किया गया था तो जियो ने 4G फ्री दे दिया था। तो उस टाइम पर जो विवाद हुए थे ना, तो कहाँ से निपटते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण तो 29 मई 2000 को बना था। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में जो थी उसकी जगह पर लेकर आए थे हम 2018 में नीति। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, इसके तहत हमें क्या करना था कि 2022 तक सभी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था। अगर हम देखें, भारत नेट एक स्कीम लेकर आए थे, ग्राम नेट, नगर नेट स्कीम लेके आए थे। तो भारत नेट के तहत हमें 1 Gbps कनेक्टिविटी सभी ग्राम पंचायतों के लिए 2020 तक और 10 Gbps कनेक्टिविटी 2022 तक देनी थी। ग्राम नेट के बारे में बात करें तो 10 Mbps कनेक्टिविटी सभी ग्रामीण विकास संस्थान के लिए देना थी। नगर नेट के लिए 1 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की हमें व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में करानी थी। उसके अलावा जन वाईफाई, मतलब 2 मिलियन वाईफाई आपको हॉटस्पॉट की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करनी थी। 100 Mbps ब्रॉडबैंड सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2022 तक लगाने थे। पहली बार फाइबर कनेक्टिविटी टायर 1 और टायर 2 टाउन या ग्रामीण क्लस्टर के लिए स्थापित किया, मतलब योजना बनाई गई। उसके बाद राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड फाइबर कनेक्टिविटी की व्यवस्था, मतलब जो हम फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहे हैं ना, तो पूरे देश में हमें वो ग्रिड, जाली के फॉर्म में पूरे में बिछा देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रेडियो के बारे में, तो रेडियो में क्या होता है कि रेडियो तरंगों के उपयोग से संकेत देना और संकेत लेने की जो टेक्निक है उसको हमने यूज किया बहुत ज्यादा। उसके बाद इसकी जो आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच की है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में। प्रकृति क्या है इसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। उत्पन्न कैसे होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जिसे एक एंटीना से जुड़ा ट्रांसमीटर भी कहा जाता है, और तरंगों को प्रसारित करता है, और एक रेडियो रिसीवर द्वारा दूसरे एंटीना से जुड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 एंटीनों के बीच में कहानी होती है पूरी की पूरी, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अगर हम देखें रेडियो की शुरुआत कहां से होती है, तो हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों का पता लगाया था सबसे पहले 1887 में। ठीक 5 साल के बाद निकोला टेस्ला ने सेंट लुइस में रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था कि भैया ये देखो इस टाइप का होता है रेडियो। 1901 में आयरलैंड से कनाडा के लिए मार्कोनी द्वारा एक भेजा गया पहला ट्रांसलांटिक सिग्नल। उसके बाद 1906 में रेगिनाल्ड फेंसडेन कनाडा ने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी 1906 में। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाइब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बना। 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी, तो आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1942 में, याद रखिएगा ये प्रचार प्रसार करने के लिए। 27/8/1942 को अगर हम देखें तो उषा मेहता और नरीमन प्रिंटर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो का संचालन किया। 16/11/2006 यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की इजाजत दे दी, मतलब प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी होने लगे। तभी से आया आपका माई एफएम, रेड एफएम, ठीक है, ये 92.7 बिग एफएम, ये सब उसी के बाद आए थे 2006 के बाद। किसने दिया था? यूपीए सरकार ने। 2011 में अगर हम बात करें फरवरी 2011, 13 फरवरी 2011, तो यूनेस्को ने बोला कि भैया 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाएंगे। और 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन डे, वो ना भूलेंगे। ठीक है, तो 13 फेब को हम मनाते हैं आपका विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। कंप्यूटर के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल है। रेडियो का विकास क्रम मैंने बताया, रेडियो के बारे में बताया, फिर उसके बाद कहां से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया है, कब से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इजी हैं और बहुत ही गागर में सागर भरने का काम मैंने नोट्स में किया। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स आपके हो जाएं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फटाफट से जाइए वहां पर परचेज कर सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।